नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी देखने वाले हैं, उनको बायजूस परिवार की ओर से मैरी क्रिसमस। और हम ये आशा करते हैं कि आपके लिए जो नवीन वर्ष है वह नवीन आशाओं के साथ और सकारात्मकताओं के साथ आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की हमारी पहली खबर को, जो संबंधित है पेज नंबर 6 से, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से यह जो हमारा एडिटोरियल है, यह संबंधित है ईरान से, और ईरान और अमेरिका के मध्य अभी हाल के समय में जिस प्रकार से तनाव देखे गए हैं, उसी तनाव के एक और उदाहरण को यह प्रस्तुत करता है। इसके तहत हम ये देखेंगे कि हाल में जो ईरान और अमेरिका के मध्य जो तनाव देखे गए हैं, उसके विभिन्न उदाहरण कौन कौन से हैं। इसी के तहत हम यह भी देखना का प्रयास करेंगे कि जो हालिया तनाव जो देखा गया है वह किस प्रकार का है, और किस तरीके से यह जो 2020 और उसके पहले के सालों में विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद जिस प्रकार से तनाव देखे गए हैं, वह किस प्रकार से ईरान और अमेरिका के मध्य जो भविष्य में एक बेहतर संबंध विकसित हो सकते हैं नवीन राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान, उसको जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो किस तरीके से ईरान को वर्तमान की चुनौतियों से ऊपर उठते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, किस प्रकार से अमेरिका को भी ईरान के साथ बेहतर संबंधों को बनाने की आवश्यकता है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं संदर्भ क्या है। तो संदर्भ यह है कि इराक के बगदाद में अवस्थित जो अमेरिकी दूतावास है, उस पर रॉकेट से हमला किया गया है, और यह जो हमला हुआ है उसके चलते अमेरिका और ईरान के मध्य तनाव जो हैं वह काफ़ी बढ़ गए हैं। अब यह जो अमेरिकी दूतावास है वह बगदाद के अत्यंत सुरक्षित ग्रीन जोन में अवस्थित था। इसके बावजूद जो है इस पर हमला किया गया, और यह पिछले एक दशक का सबसे बड़ा हमला देखा जा रहा है। इसके संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह आरोप लगाया है ईरान पर कि ईरान ने जो है अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से, अपने आतंकी समूहों को समर्थन के माध्यम से अमेरिका पे हमला करवाया है, और इससे दोनों के मध्य तनाव बढ़ने लगे हैं। हालांकि अमेरिका द्वारा इराक के दूतावास में जो रडार संचालित रक्षा सिस्टम आदि स्थापित किया गया, उसके माध्यम से उन्होंने इस रॉकेट के हमले को काफ़ी हद तक नाकाम कर पाने में सफलता प्राप्त की। हालांकि इसके बावजूद जो है दोनों में तनाव बढ़ रहे हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में दोनों के मध्य तनाव बढ़े हैं। इसके तहत अगर हम बात करें इसकी पृष्ठभूमि की, तो 2015 में वह साल काफ़ी महत्वपूर्ण था, जब अमेरिका और विश्व की अन्य शक्तियों ने मिलकर ईरान से एक परमाणु समझौता किया। यह जो 2015 का ईरान परमाणु समझौता था, यह कई मामलों में ऐतिहासिक इसलिए भी माना जाता था क्योंकि इसके माध्यम से तेहरान, ईरान की राजधानी, जो एक प्रकार से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कार्यरत था, उस पे काफ़ी हद तक रोक लगाए जाने में सफलता मिली विश्व की शक्तियों को। इसके तहत दोनों जो शक्तियां थीं, दोनों जो पक्ष थे, एक तरफ था P5+1 यानी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य और जर्मनी, दूसरी तरफ था इसमें ईरान। इन दोनों के मध्य जो है समझौता किया गया, और इसके माध्यम से कोशिश ये की गई कि एक ओर तो ईरान परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग को करना सुनिश्चित कर सके, दूसरी ओर जो ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध आदि लगाए गए हैं, उसके द्वारा परमाणु हथियार आदि के विकास आदि किए जाने के संदर्भ में उसको भी हटाया जा सके। इसके माध्यम से ईरान
इस बात के लिए तैयार हुआ कि वह अपने उस प्रकार के परमाणु भंडार में कमी करेगा जो परमाणु हथियार बनाए जाने में सक्षम है। साथ ही साथ इसके तहत ईरान इस बात के लिए भी तैयार हुआ कि वह अपने परमाणु जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उसने अपने परमाणु संयंत्र स्थापित कर रखे हैं, मुख्य रूप से अराक में, मुख्य रूप से नतांज में और मुख्य रूप से फार्दो आदि स्थानों पर, उनको जो है वह IAEA के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के अधीन लाएगा। और इसके बदले में ईरान को यह आश्वासन दिया गया कि यदि वह अपने परमाणु संयंत्रों को, ऐसे संयंत्र जिसमें परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है, अगर उनको वह अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण में लाता है और इसके संदर्भ में वह परमाणु हथियार का विकास नहीं करता है, तो जो उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध आदि लगाए गए हैं वो हटा लिए जाएंगे। और 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील के बाद ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे जो है उससे प्रतिबंध हटने लगे। लेकिन 2016 में इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आना प्रारंभ हो गया जब अमेरिका में चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वह राष्ट्रपति के रूप में सत्तारूढ़ हुए। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले ही ये स्थापित कर दिया गया था कि वह ईरान परमाणु डील से पीछे हट जाएंगे और इसके अनुपालन को करते हुए उन्होंने 2018 में जो ईरान परमाणु डील थी 2015 की, उससे अमेरिका बाहर हो गया। और उसके बाद से ही जो है अमेरिका ने लगातार ये प्रयास किया है कि वो ईरान पर जो है महत्तम दबाव डालने की रणनीति के तहत उस पर प्रतिबंधों को लगाए। और इसके संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान का जो परमाणु समझौता था उसमें पूरी तरीके से ईरान को परमाणु शक्ति से वंचित किया जाना चाहिए था। और इसके तहत उसके बाद से ही दोनों के मध्य लगातार जो तनाव हैं वो बढ़ते रहे हैं। इसी के क्रम में अमेरिका द्वारा 2017 में अमेरिका द्वारा अपने जो विरोधी हैं उन पर नियंत्रण लगाने के संदर्भ में एक अधिनियम भी पारित किया गया था जिसका नाम है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी अमेरिका के विरोधियों पर प्रतिबंधों के माध्यम से नियंत्रण करने वाला एक कानून, जिसके माध्यम से जो अमेरिका के विरोधी हैं जैसे कि ईरान हो गया, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया और जैसे कि हो गया हमारा रूस, उन पर जो है नियंत्रण लगाया गया। और यह स्थापित किया गया कि यदि कोई तीसरा देश ईरान, उत्तरी कोरिया और रूस के साथ जो है व्यापार करेगा तो उसको भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अब ईरान पर जो है उन्होंने, अमेरिका ने दो तरफा दबाव डालने का प्रयास किया। एक तो उन्होंने कोशिश की कि ईरान से कोई तीसरा देश व्यापार कर रहा है तो वो व्यापार ना कर सके। साथ ही साथ उन्होंने खुद से भी उसके विविध असेट्स आदि पर प्रतिबंधों की घोषणा की। यह जो दोनों के मध्य जो तनाव बढ़ रहा था वह 2020 जनवरी में तब और चरम पर पहुंचा जब अमेरिका ने अपने एक ड्रोन हमले में ईरान के महत्वपूर्ण जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या करवा दी। हाल में यह जो है फिर से एक महत्वपूर्ण चर्चा में तब आया जब ईरान के एक परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की भी हत्या करवा दी गई। ईरान द्वारा यह कहा गया कि जो यह हत्या करवाई गई है वह इजराइल द्वारा करवाई गई है और इजराइल को पारंपरिक रूप से समर्थन मिलता रहा है अमेरिका के द्वारा। और इस तरीके से हम अगर देखें तो 2018 के बाद से दोनों के मध्य तनाव बढ़े हैं। विशेष रूप से 2020 में तो ये तनाव काफ़ी चरम पर पहुंच गए हैं। अब इसके प्रतिरोध में या इसके विरोध में ईरान जो है समय समय पर विविध अमेरिकी प्रतिष्ठानों को ठिकाना जो होते हैं, उसके जो विविध निवास स्थल हैं, जो सैन्य कैंप आदि हैं, उनको जो है आक्रमण करने की रणनीति अपनाता रहा है, जिसके तहत या तो उसके द्वारा खुद आक्रमण किए जाने की बात की जाती रही है या फिर वो अपनी तरफ से जो आतंकी समूह आदि होते हैं उन पर जो है उनके समर्थन आदि के माध्यम से वह हमले करवाता रहा है। इसके तहत उसने जो फारस की खाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी जो तेल सुविधाएं और टैंकरों आदि से हमले करवाए हैं। और जब जो है इस तरीके के हमले सामने आते हैं तो दोनों के मध्य जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
अब इसके संदर्भ में अगर हम देखें कि किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जो हैं वो इसका सबसे ज़्यादा दोष अमेरिकी सरकार या आप कह सकते हैं निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी नीतियों को देते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जो वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो कार्यकाल है वह चूंकि 20 जनवरी को समाप्त हो जाएगा और भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन ईरान से अपने संबंधों को फिर से परिभाषित किए जाने की बात कर रहे हैं और उनके द्वारा चूंकि यह भी कहा जा रहा है कि वो ईरान परमाणु समझौते को फिर से प्रारंभ करेंगे। इसके चलते कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह जो हमने तनाव बढ़ा रखा है, इसको जो है अगर हम लगातार बढ़ावा देते रहेंगे, जिसके तहत ईरान के द्वारा जिस प्रकार से प्रतिरोधी कार्रवाइयों के तहत या तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न आतंकी समूहों को सहारा देते हुए जो इस प्रकार की आतंकी घटनाएं आदि करवाई जा रही हैं, उससे भविष्य में अमेरिका के साथ विशेष रूप से जो बाइडेन के काल में जो उसके संबंध अच्छे हो सकते हैं, जो सकारात्मकता देखी जा सकती है, वो कम हो जाएगी। यही कारण है कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का ये कहना है कि ईरान या अमेरिका आदि को वर्तमान में तनावों को बढ़ने नहीं देना चाहिए और जो कूटनीति है, जो शांति प्रक्रिया है, जो 2015 के काल तक विद्यमान थी और जिसके माध्यम से ईरान परमाणु समझौता जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो स्थापित किया गया, वह व्यवस्था फिर से स्थापित हो सके, इसके लिए हमें कूटनीति और शांति प्रक्रिया को फिर से मौका देना होगा और इसके लिए दोनों देशों को मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की, जो आज फ्रंट पेज नंबर 1 पर दिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से यह जो हमारा आर्टिकल है यह संबंधित है आरबीआई के बुलेटिन के कुछ आर्टिकल्स आदि पर। आरबीआई बुलेटिन के तहत मंथली बेसिस पर और आप कह सकते हैं लगभग छमाही आधार पर विविध प्रकार के लेख आदि आते रहते हैं। अब यह जो लेख होते हैं इसमें विविध प्रकार के जो आरबीआई के अधिकारी होते हैं या फिर विविध प्रकार के सरकार के जो आप कह सकते हैं वित्त मंत्रालय या अर्थव्यवस्था के जानकार होते हैं, वह अपने अपने मतों को रखते रहते हैं और इसी आरबीआई बुलेटिन के माध्यम से अब ये कहा जाने लगा है कि जो वर्तमान में भारत की जो आर्थिक स्थिति है वह कोविड-19 के दौर से बाहर निकलने की स्थिति में है और इसके लिए हमें और भी कुछ प्रयास करने होंगे। तो देख लेते हैं इसको। संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि आरबीआई के मासिक बुलेटिन में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आरबीआई के उप गवर्नर और अन्य अधिकारियों के विचार सामने आए हैं। इसके तहत उनका ये मानना है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के काल में जो विविध संकेतक आदि हैं वो ये बता रहे हैं कि अब अर्थव्यवस्था और जो हमारा फैक्ट्री उत्पादन है, विनिर्माण क्षेत्र हैं, वो जो हैं अर्थव्यवस्था के और बेहतर किए जाने की ओर संकेत कर रहे हैं। विशेष रूप से जब से हमने अनलॉक की प्रक्रिया को अपनाया है उसके बाद से ही अर्थव्यवस्था ने काफ़ी बेहतर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और इसके संदर्भ में और भी ये आवश्यकता है कि सरकार और आरबीआई मिलकर इसके संदर्भ में कार्य करें। मुख्य रूप से हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि कोविड-19 के जो प्रभाव हैं वो जो हैं सरकार पर, निजी क्षेत्र पर काफ़ी व्यापक आप कह सकते हैं नकारात्मकताओं को लाने वाले रहे हैं। इसके तहत सरकार को प्रयास करना होगा जिसके तहत न केवल हमें पुनः उत्थान की बात पे ध्यान देना होगा और इसके लिए हमें सरकार को जो वित्तीय क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के साथ ही व्यापक रूप से निवेश करना और सामाजिक क्षेत्र पर भी इसके संदर्भ में खर्च किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत हमें जो वर्तमान में जो हम जीडीपी में गिरावट की स्थिति देख रहे हैं, जिसके तहत 2020-21 के काल में जो पहली तिमाही हमने देखी उसमें हमने माइनस का लगभग 24% की गिरावट देखी। जो दूसरी तिमाही थी उसमें हमने माइनस का 7.5% की गिरावट देखी। अब यह जो मंदी की तकनीकी मंदी की जो स्थिति देखी जा रही है उससे निपटने के लिए हमें काउंटर साइक्लिकल
राजकोषीय उपायों को अपनाना होगा। काउंटर साइक्लिकल राजकोषीय उपायों के तहत सरकारें अपनी तरफ से खर्च को बढ़ाती हैं और खर्च को बढ़ाकर वो मांग को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। इसके तहत सरकारें भी प्रयास करती हैं और दूसरी तरफ आरबीआई भी आसान मौद्रिक नीति को अपनाकर मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके तहत कोशिश ये की जाती है कि सरकार खर्च को बढ़ाए, दूसरी तरफ अपने राजस्व को भी बढ़ाने का प्रयास करती है, जिसका लाभ उठाकर हम लोक कल्याण में अधिक खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ विविध वर्गों में जो सामाजिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाना होता है, जिसके तहत जो सुभेद वर्ग हैं उनको बीमा की सुविधा मिले, उनको पेंशन की सुविधा मिले, उनको स्वास्थ्य लाभ आदि के क्षेत्र में कार्य किया जा सके, इसको भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा निवेश को बढ़ाकर। इसके तहत वर्तमान में जो हमने व्यापक बेरोजगारी की स्थिति देखी है, उसकी चुनौतियों को भी समाधान करने के लिए हमें कार्य करना होगा और विशेष रूप से जब भी हम इसके संदर्भ में खर्च करें तो यह खर्च ऐसा होना चाहिए जो हमारी अवसंरचना के निर्माण को आगे बढ़ाए और साथ ही साथ इसके माध्यम से परिसंपत्ति का सृजन हो। यही कारण है कि इसके संदर्भ में विशेषज्ञों द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि हमें पूंजीगत प्रकार के खर्चों को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके तहत मुख्य रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में, सामाजिक हाउसिंग क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हमें पूंजीगत आधार पर खर्च को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकें जो अधिक लोचशील और समावेशी प्रकार की हो। इसके तहत हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि महामारी से जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है उसको हम जल्द से जल्द दूर कर सकें। हाल के समय में ये देखा जा रहा है कि कोविड-19 के नए प्रकार के संस्करण प्राप्त हो रहे हैं। नया प्रकार का स्ट्रेन देखा गया है, जो सबसे पहले देखा गया ब्रिटेन में, फिर जो है साउथ अफ्रीका में इसे देखे जाने की खबर मिली और आज ही जो है नाइजीरिया में भी जो है इससे संबंधित एक नया स्ट्रेन देखा गया है। अब जिस तरीके से जो वायरस है, कोरोना वायरस, वह अपने को उत्परिवर्तित कर रहा है और तेजी से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो उसमें संक्रमणशीलता में वृद्धि देखी जा रही है, उसको हमें ध्यान में रखना होगा। भारत जो है इसके चपेट में ना आए, इसके लिए प्रयास किए जाने की ज़रूरत है, ताकि जो अर्थव्यवस्था में एक प्रकार का जो मोमेंटम देखा जा रहा है उसको बढ़ावा दिया जा सके। कोविड-19 में भारत की अगर हम स्थिति की बात करें तो इसके संदर्भ में यह भी देखा जा रहा है कि भारत में यद्यपि कोरोना के केसेस वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक हो गए हैं, बावजूद इसके इसमें जो मरीजों के ठीक होने की जो दर है वह भी काफ़ी अधिक है और इसके संदर्भ में रिकवरी रेट भारत का काफ़ी अच्छा है। 95% से अधिक जो है रिकवरी रेट है। इसी के संदर्भ में हमें कुछ और भी ऐसे उपायों को करना होगा कि हम अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रकों को महामारी के मंदी के दौर से बाहर निकालने के लिए कार्य करें। जैसे कि जो हमारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ, इसको बाहर करें, इसको जो है मंदी की जो चपेट है उससे बाहर करें। पूंजीगत उत्पादों में हम खर्च को बढ़ाएं ताकि यह सेक्टर भी आगे बढ़े। साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र बेहतर कर सके। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसके तहत जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों वाले जो उत्पादन होते हैं उसको बढ़ावा दिया जा सके, ताकि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। तो कोविड-19 की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए इन प्रयासों को किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें फिर से एक दूसरे प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 और पेज नंबर 6 में दिए गए 2 आर्टिकल्स की, जो संबंधित हैं जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से। मुख्य रूप से यह संबंधित हैं हाल ही में चर्चा में रहे वोडाफोन केस से, और साथ ही साथ यह जो दूसरा जो एडिटोरियल है यह संबंधित है हाल ही में चर्चा में रहा केन एनर्जी के मामले से। यह दोनों जो मामले हैं यह मुख्य रूप से संबंधित हैं भारत के पूर्वव्यापी कर व्यवस्था से। पूर्वव्यापी कर व्यवस्था या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की व्यवस्था
क्या होती है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। केन एनर्जी वाला जो केस है वो कल के हिंदू न्यूज़पेपर में आया था। कल का जो हमने द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस किया था उसमें हमने इस पूरे मामले की जो है हमने चर्चा की थी। जिन विद्यार्थियों ने कल का वीडियो नहीं देखा है और वो केन एनर्जी के मामले को समझना चाहते हैं, वो कल का वीडियो देखकर इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यदि हम वोडाफोन मामला और केन एनर्जी मामला दोनों की जो है तुलना करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि कल जब केन एनर्जी का मामला आया उसके बाद अब सरकार दोनों समान मामलों के संदर्भ में एक्शन लेने के बारे में सोच रही है, जिसके तहत सरकार ने अब वोडाफोन के मामले में और केन एनर्जी के मामले में दोनों में अपील दायर की है, क्योंकि सरकार जो है दोनों ही मामले हार गई है। तो सरकार द्वारा वोडाफोन के मामले में सिंगापुर की एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील दाखिल की गई है ताकि इस पूरे मामले पे पुनः विचार किया जा सके। अब यह जो दोनों जो मामले हैं वो कुछ महत्वपूर्ण पक्षों की ओर, कुछ महत्वपूर्ण मामलों की ओर इंगित करते हैं। हमने केन एनर्जी का मामला चूंकि कल डिस्कस किया था, इसलिए हम एक बार फिर से जो वोडाफोन का मामला है उसको देख लेते हैं। दोनों मामलों को समझने के बाद बहुत आसानी से आप कुछ चीज़ें समझ पाएंगे जिसमें भारत को सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें पृष्ठभूमि की, तो वोडाफोन केस जो है 25 सितंबर 2020 को आया, जिसमें हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला दिया और इसके तहत सरकार जो वोडाफोन से 22,100 करोड़ रुपए, ठीक है, 22,100 करोड़ रुपए का जो कर मांग रही थी उसके प्रावधान को नहीं माना गया और वोडाफोन इस रूप में जीत गया। भारत जो है इसके संदर्भ में भारत को ये छूट दी गई कि वह 90 दिन में अपील कर सकता है और इसके तहत अब कार्य कर लिया गया है। साथ ही साथ वर्तमान में जो केन एनर्जी का जो विवाद देखा जा रहा है उसके दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह जो पूरा जो मामला है यह तब शुरू हुआ 2007 में, जब ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन ने 11 बिलियन डॉलर की लागत से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जो भारत में अपना काम कर रही थी, हचिसन वेम्पोवा, उसके भारतीय दूरसंचार व्यवसाय का अधिग्रहण कर लिया। यानी वोडाफोन ने भारत में जो दूसरी कंपनी कार्य कर रही थी हच, उसको खरीद लिया और जब उसने उसको खरीदा और उसका परिसंपत्ति, उसके सारी संपत्तियों का हस्तांतरण कर लिया वोडाफोन ने, तो केंद्र ने ये कहा कि वो भारत में किए गए इस प्रकार के जो संपत्ति का अधिग्रहण है उस पर कर दे। वोडाफोन ने इस पूरे मामले को न्यायालय में चुनौती दी और उसने ये कहा कि जो हस्तांतरण का जो फैसला है वो चूंकि ब्रिटेन में और नीदरलैंड जैसे क्षेत्रों में हुआ है, तो भारत को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार के हस्तांतरण के संदर्भ में जो है वह कर की मांग करे। अब इसी के तहत जो है वोडाफोन न्यायालय में गया और 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला दे दिया। अब जब वोडाफोन के पक्ष में फैसला आ गया तो भारत सरकार ने इसके संदर्भ में नियमों में बदलाव किया और यह जो नियमों में बदलाव करके जो नए नियम स्थापित किए गए उनको पूर्व की तिथि से लागू कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि इससे मामला जो है और ज़्यादा जटिल हो गया और यह जो मामला है वो पूर्वव्यापी कराधान का मामला हो गया। पूर्वव्यापी कराधान क्या होता है इसको भी हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में, तो पहले मामला देख लेते हैं। अब इसके बाद हुआ क्या कि जब भारत सरकार ने 2012 में कानून को बदल के फिर से जो है वोडाफोन के ऊपर कर की लायबिलिटी डाल दी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया, तब वोडाफोन 2014 में हेग चला गया भारत के खिलाफ मध्यस्थता न्यायालय में और अब जो है उसकी कार्यवाही जो चल रही थी उसका फैसला आ गया है जिसमें भारत हार गया। ठीक है, अब 2012 का जो संशोधन किया गया था वो क्या था, तो 2012 में जब सरकार ने संशोधन किया तो इसके माध्यम से जो आयकर अधिनियम है, इनकम टैक्स है, उसकी धारा 9(1) में संशोधन हुआ और इसके माध्यम से कहा गया कि जब दो अनिवासी इकाइयां यानी जो भारत में निवासित नहीं है, यदि उनके बीच कोई शेयर का लेन देन हो, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदे और उस कंपनियों को खरीदे जाने के परिणाम स्वरूप यदि भारत में स्थित कोई कंपनी का
स्थित जो संपत्ति है उसका अप्रत्यक्ष हस्तांतरण हो तो ऐसी आय पर भारत में कर लगेगा। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए वोडाफोन ने हज को खरीदा और वोडाफोन ने हज को मान लीजिए भारत के बाहर भी खरीदा, तो इससे भारत में जो हज की परिसंपत्ति स्थित थी और वो ट्रांसफर हो गई वोडाफोन को, तो ऐसी स्थिति में जो संपत्ति हस्तांतरण से जो वोडाफोन को जो लाभ प्राप्त हुआ होगा उस पे कर लगाने का अधिकार है भारत सरकार को। लेकिन इस पूरे प्रावधान को इस प्रकार से लगाया गया कि इसे लागू किया गया। ठीक है, इसको जो है संशोधन तो किया गया 2012 में, 2012 के आयकर अधिनियम में संशोधन के माध्यम से, लेकिन इसको लागू किया गया 1962 से, यानी यह एक पूर्वव्यापी कराधान की व्यवस्था थी। पूर्वव्यापी कराधान की व्यवस्था क्या होती है? तो पूर्वव्यापी कराधान या जिसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की व्यवस्था कहा जाता है, वो एक ऐसे कानून का उदाहरण होता है जो पारित होने वाली तारीख से पिछली तारीख से प्रभावित हो। यानी आयकर अधिनियम में हमने जो है संशोधन किया 2012 में, लेकिन इसको हमने लागू कब किया? तो ये 1962 से, यानी 50 साल पहले जो है हमने इसे लागू किया। अब यह जो है ज़्यादातर ऐसे देशों द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था को लागू किया जाता है जब कराधान व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, और इसके संदर्भ में न केवल भारत इसका प्रयोग कर चुका है अपितु अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया आदि भी इसका प्रयोग कर चुके हैं। अब इसके संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण था हेग स्थित, उसने ये फैसला सुनाया कि वोडाफोन से जो कर देयता मांग की जा रही है भारत की, वो भारत और नीदरलैंड के बीच हुए निवेश समझी समझौते का उल्लंघन है और भारत को कानूनी लागत मुआवजे के रूप में वोडाफोन को $5.47 मिलियन का भुगतान करना होगा। अब इसी प्रकार का जो है फैसला केन एनर्जी के मामले में आया है, जिसमें केन एनर्जी को भारत द्वारा लगभग $1.5 बिलियन का जो है आप कह सकते हैं कि भुगतान करना पड़ सकता है। अब ये दोनों ही मामले काफ़ी जटिल हो गए हैं, जिसके लिए भारत द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अब इसके संदर्भ में सरकार का ये कहना है कि जब भी हम किसी देश के साथ किसी प्रकार का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करते हैं, तो द्विपक्षीय निवेश संधि समझौते में दोनों देशों द्वारा एक देश से दूसरे देश में जो निवेश किया जाता है, जो FDI आती जाती है, उस किए जाने वाले निवेश के संरक्षण का प्रावधान उसमें होता है। लेकिन यह किसी भी रूप में जो द्विपक्षीय निवेश संधि होती है, वो किसी भी रूप में राष्ट्रों द्वारा कराधान लगाए जाने के अधिकार को प्रभावित नहीं करती। इसके तहत देशों को यह अधिकार है कि वो अपने ज्योग्राफिकल टेरिटरी में, भौगोलिक क्षेत्र में कर लगाएं, और यह उनका संप्रभु अधिकार है और उनको यह भी अधिकार है कि वो इसकी रक्षा भी करें। इसके तहत सरकार ने जब वोडाफोन से यह मांग की कि जो हचिसन कंपनी को खरीद के जो भारत में उसको लाभ हुआ, उस लाभ पे वो कर दे, तो यह राष्ट्रों का अधिकार बनता है। हालांकि इसके संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि आपका कर मांगने की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपने इसको एक पूर्ववर्ती कर के माध्यम से मांगना चाहा तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की जो व्यवस्था है उसको कर के आतंकवाद के रूप में देखा जाता है, उसकी टैक्स टेररिज्म के रूप में आलोचना की जाती है। तो भारत को इस पूरे मामले से सीखने की ज़रूरत है और इस तरीके के मामले भविष्य में ना उभरें, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। ठीक है, तो ये पूरा मामला जो है काफ़ी जटिल है, जिसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे आर्टिकल्स की, जो दिए गए हैं पेज नंबर 1 और पेज नंबर 13 से। इनका संबंध GS पेपर 2 में IR से है। मुख्य रूप से यह जो आर्टिकल्स हैं दोनों, यह संबंधित हैं ब्रेग्जिट से। ब्रेग्जिट जो है काफ़ी लंबे समय से जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, और अब इस ब्रेग्जिट के संदर्भ में एक नवीन जो है डेवलपमेंट देखा गया है, हम उसको देखेंगे, जिसके तहत ब्रिटेन और EU जो हैं वो ब्रेग्जिट के संदर्भ में एक व्यापार डील करने पर सहमत हो गए हैं। इससे ब्रेग्जिट जो ब्रिटेन द्वारा जो यूरोपियन यूनियन को
छोड़ने का जो तरीका है वो आसान हो जाएगा और दोनों जो समूह हैं वो इसके संदर्भ में काफ़ी सकारात्मकता की ओर जा सकते हैं। इसके बारे में कुछ बात हम करेंगे, तो देख लेते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन द्वारा ब्रेग्जिट के संदर्भ में जो व्यापार डील पे बात की जा रही थी उस पे सफलता हासिल कर ली है, जिसके तहत अब ब्रिटेन 31 दिसंबर के बाद यूरोपियन यूनियन से सफलतापूर्वक निकल सकेगा और उसे यूरोपियन यूनियन के साथ बेहतर शर्तों पे व्यापार समझौते के तहत लाभ भी प्राप्त होगा। इसके तहत मुख्य रूप से ब्रिटेन के क्षेत्रों में यूरोपियन यूनियन के मछुआरे आदि को मछली पकड़ने के अधिकार भी प्राप्त होंगे, जिससे दोनों देशों को लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, यदि इस प्रकार की डील नहीं होती तो दोनों क्षेत्रों को हानि होती। दोनों जो हैं एक दूसरे के आने जाने वाले सामानों पर टैरिफ आदि लगा सकते थे, जिसकी हानि वहां के निवेशकों को होती। हालांकि वर्तमान में दोनों के मध्य जो व्यापार डील देखी गई है उससे दोनों क्षेत्रों के व्यापार और निवेश पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसी आशा की जा रही है। अब अगर हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो ब्रेग्जिट जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रिटेन प्लस एग्जिट, यानी ब्रिटेन का बाहर निकलना। अब कहाँ से बाहर निकलना? तो वो बाहर निकल रहा है यूरोपीय संघ से। यूरोपीय संघ का वह सदस्य रहा था। यूरोपीय संघ में रहने या ना रहने के सवाल पर यूनाइटेड किंगडम में 23 जून 2016 को जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें लगभग 52% लोगों ने ये कहा कि वो यूरोपीय संघ में नहीं रहना चाहते। जनमत संग्रह में केवल एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या यूके को यूरोपीय संघ का सदस्य बना रहना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए, और इसके पीछे ब्रिटेन की संप्रभुता, संस्कृति और पहचान बनाने का तर्क रखते हुए इसे ब्रेग्जिट नाम दिया गया और 2016 के बाद यह प्रक्रिया लगातार चर्चा में है। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरून, उनकी पार्टी ने जो है इसे चुनावी दावे के रूप में प्रस्तुत किया था। हालांकि स्वयं जो है बाद में डेविड कैमरून ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह जो है इसके पक्ष में नहीं थे। उसके बाद जो है काफ़ी सारे घटनाक्रम देखे गए हैं, जिसके तहत जब जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया डेविड कैमरून ने, तो उसके बाद थेरेसा मे जो हैं वो देश की प्रधानमंत्री बनी और उनके ऊपर ये दायित्व आया कि वो ब्रेग्जिट को लागू करवाएं। लेकिन उनको जो है ब्रेग्जिट किन शर्तों पे हासिल होगा और इसके संदर्भ में जो उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि वो ब्रेग्जिट पर संसद का समर्थन हासिल कर पाएंगी, वो उन्हें हासिल नहीं हुआ। इसके चलते उन्हें भी इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद अब ये जिम्मेदारी जो है वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पास आ गई है और इसके माध्यम से अब वो यूरोपियन यूनियन से एक व्यापार डील करने में जो है उनको सफलता मिली है, जिससे कुछ बेहतर शर्तों के आधार पर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से निकल सकेगा। अब अगर हम बात करें इसकी और पृष्ठभूमि की तो 1973 में प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। उनके कार्यकाल में ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ था। हालांकि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के बावजूद जो है वह पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन का भाग नहीं बना, जिसके तहत ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन की जो एकल मुद्रा है, साझा मुद्रा है यूरो, उसको नहीं अपनाया। जो पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र स्थापित किया गया है शेंजन जोन, उससे भी वह बाहर रहा और उसने अपनी खुद की भी बाजार नीति को जारी रहा। अब यहाँ पे जो है दो शब्द जो हैं महत्वपूर्ण रूप से आ जाते हैं। एक को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन और एक शब्द को कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। जब हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की तो इसमें 3 देशों को शामिल किया जाता है, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर जब बात होती है यूनाइटेड किंगडम की तो इसमें उत्तरी आयरलैंड भी शामिल हो जाता है। अब इसी के संदर्भ में जो है काफ़ी आप कह सकते हैं पेचीदगी, आप कह सकते हैं काफ़ी जटिलता देखने को मिल रही है, क्योंकि जो स्कॉटलैंड है वो यूरोपियन यूनियन में बने रहने के पक्ष में रहा था, हालांकि उसकी बात को स्वीकार नहीं किया गया, जिसके चलते जो ब्रिटेन है वो जब से यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की प्रक्रिया में है तब से स्कॉटलैंड जो है उसका लगातार विरोध कर रहा है। अब अगर हम बात करें भारत पर प्रभाव की तो ब्रिटेन और भारत दोनों के द्विपक्षीय कारोबार इससे प्रभावित होंगे।
इसके तहत भारत और ब्रिटेन अभी हाल में ही फिर से अपने बीच एक बेहतर समझौते को किए जाने के दृष्टिकोण से नए कारोबारी समझौते पे बातचीत करने के लिए आगे आए हैं। इसके तहत दोनों देश कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एफटीए पे बातचीत कर सकें। साथ ही साथ भारत यूरोपीय संघ से भी काफ़ी लंबे समय पर एफटीए से बातचीत कर रहा है। इसका जो असर है मुख्य रूप से ब्रिटेन में कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों पर देखा जा सकता है, क्योंकि नेस्कॉम जैसी संस्थाओं के अनुसार देश की जो आईटी कंपनियां कारोबार करती हैं उसमें ब्रिटेन में लगभग 10% उनकी हिस्सेदारी है। अब अगर ब्रिटेन में आर्थिक मंदी और इस तरीके की समस्याएं देखी जाती हैं तो इससे भारत आने वाला जो पैसा है जो वहाँ के प्रवासी भारतीय भेजते हैं उसकी राशि पे भी असर पड़ सकता है, जिसके तहत उसका लगभग 5% हिस्सा देखा जाता है भारत आने वाले कुल रेमिटेंस में। अब अगर हम बात करें यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ क्या है? एक 28 देशों का आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी है जो एक संधि के माध्यम से आपस में जुड़े हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ा, उसके बाद से ही यूरोप ने ये कोशिश करी कि जो महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो सभी आपस में जुड़ें, आर्थिक रूप से जुड़ें, एकजुट होएं और एक व्यापार समूह का गठन करें। इसी को ध्यान में रखते हुए जब लगातार बातचीत आदि हुई, बहुत सारी संस्थाएं वगैरह बनी, अंततः 1993 में यूरोपीय संघ का जन्म हुआ और 2004 में इसने एक अपनी साझा मुद्रा भी लॉन्च की जिसका नाम था यूरो। उसके बाद से ही यह एक राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट संघ के रूप में सामने आया है, जिसमें यूरोपीय संघ सिंगल मार्केट इकोनॉमी या एकल बाजार सिद्धांत के आधार पर काम करता है, जिसमें किसी भी प्रकार का सामान व्यक्ति बिना किसी टैक्सेशन या रुकावट के कहीं भी आ जा सकते हैं और बिना किसी रोक टोक के नौकरी, व्यवसाय और निवास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन के अब इसमें बाहर निकल जाने के बाद से ब्रिटेन के संदर्भ में अलग नीति होंगी, यूरोपियन यूनियन की अलग नीति होंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो पेज नंबर 9 से दिया गया है और इसका संबंध जो है जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से क्या संदर्भ है इसका देख लेते हैं। तो राज्यसभा की एक सांसद हैं सोनल मानसिंह, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध विशेषाधिकारों के उल्लंघन संबंधी प्रस्ताव को पारित किए जाने की बात की है। अब ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उच्च सदन यानी राज्यसभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और इसके माध्यम से उन्होंने राज्यसभा के जो सभापति हैं वेंकैया नायडू उन पे भी आरोप लगाए हैं और इसके लिए उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके संदर्भ में उनको नोटिस भी भेजा गया है। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जिस भाषण को दिया जिसके आधार पर वो आरोप लगा रही हैं, वो भाषण दिया था उन्होंने दिल्ली की विधानसभा के भीतर और भारतीय संसदीय नियमों के अनुसार जो विधानसभा के भीतर जो बात कही जाती है उसको वाक अभिव्यक्ति की महत्तम स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और इसके संदर्भ में अब ये वाद विवाद छिड़ गया है कि क्या एक सभा दूसरी सभा के प्रति कार्यवाही कर सकती है, विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव के संदर्भ में बात की जा सकती है। तो अनेक विशेषज्ञ जो हैं इसके संदर्भ में अपने अपने मत रख रहे हैं। इसके तहत विशेषज्ञों का कहना है कि 1955 में एक स्पीकर कॉन्फ्रेंस और पीठासीन अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। इसके तहत ये कहा गया था कि विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित जो प्रस्ताव है वो एक सदन दूसरे सदन के विरुद्ध भी चला सकता है। इसके तहत जो सोनल मानसिंह है उनका यह आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने न केवल राज्यसभा सदन की गरिमा को भंग किया है, अपितु उन्होंने उपराष्ट्रपति पर भी ये झूठा आरोप लगाया कि कृषि बिलों को राज्यसभा में बिना किसी वोटिंग के पारित किया गया था और क्योंकि उनकी बात जो है वो गलत है, अतः उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये तो कुछ पॉलिटिकल बातें हो गई। अब अगर हम बात करें इसके संदर्भ में कुछ पॉलिटी की, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, विशेषाधिकार का उल्लंघन क्या होता है, विशेषाधिकार क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा समझते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव का संबंध एक मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से है, जिसके तहत उस सदन में यदि कोई मंत्री कोई गलत बात कहे, संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाए, तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है।
इसके तहत विशेषाधिकार उल्लंघन संबंधी प्रस्ताव जो है तब प्रस्तुत किया जाता है जब संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन हो, जो संसद के प्रत्येक सदन और उसकी समितियों को सामूहिक रूप से और प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता है। इसी प्रकार की व्यवस्था केंद्र के समान राज्य में की गई है। उनको ये विशेषाधिकार इसलिए प्राप्त होते हैं ताकि वो अपने कामों को बेहतर ढंग से बिना किसी दबाव प्रेशर के कर सकें। इसके तहत जब भी कभी इस प्रकार के अधिकार की अवहेलना की जाएगी, विशेषाधिकार का उल्लंघन उसे माना जाएगा और यह संसद के कानून के तहत दंडनीय है। सिमिलरली यह राज्यों के कानून के तहत भी दंडनीय है। इसके तहत विशेषाधिकार उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने वाले किसी भी सदन के सदस्य द्वारा प्रस्ताव के रूप में एक नोटिस दिया जा सकता है। इसमें अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की जांच प्राथमिक स्तर पर करते हैं और वो चाहें तो इसकी जो जांच है वो विशेषाधिकार समिति को भी सौंप सकते हैं। विशेषाधिकार जो समिति होती है उसकी प्रकृति एक प्रकार के आप कह सकते हैं न्यायिक प्रकार की होती है, जिसमें वो सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार उल्लंघन का परीक्षण करते हैं और उचित कार्यवाही की सिफारिश करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसकी उपस्थिति होती है, जिसमें लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार जो हैं वह मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 105 में बताए गए हैं, जिसमें सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता, सदन को अपनी कार्यवाही के प्रकाशन के अधिकार की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको लोकसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और राज्यसभा की नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम संख्या 187 के तहत नियंत्रित किया जाता है। इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी आलोचना ये कही जाती है कि संसद द्वारा जो विशेषाधिकारों आदि की बात की जाती है उसको अभी तक कोडिफाइड नहीं किया गया है। कोडिफाइड मतलब एक जगह इकट्ठा नहीं किया गया है और यह जो है अलग अलग स्रोतों से उन्हें प्राप्त होता है, जैसे कि संवैधानिक उपबंध अनुच्छेद 105 या फिर संसद द्वारा बनाई गई बहुत सारी विधियां, दोनों सदनों में जो नियम, संसदीय परंपरा और न्यायिक व्याख्या आधारित हैं वो। इससे होता क्या है कि कई बार मल्टीप्लिसिटी पैदा होती है, कई बार विरोधाभास भी देखा जाता है, जैसे कि अभी जो हमने मामला डिस्कस किया केजरीवाल वाला, उसमें भी इस तरीके का वाद विवाद देखा जा रहा है। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। 1921 में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय देश के सबसे पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। मई 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के संदर्भ में दोनों के दोनों जो कथन हैं वो सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, एक और दो, दोनों। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर पारंपरिक तौर पर कक्षाओं में दी जाने वाली शिक्षा के पूर्णता विरुद्ध थे। उनका मत था कि सीखने के लिए प्रकृति के साथ सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा को एक समग्र विकास की प्रक्रिया के रूप में अभिकल्पित किया, जहां शिक्षक भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करने वाले गुरु की तरह कार्य करेंगे। केवल एक और दो, एक, दो और तीन की उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसके संदर्भ में तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, एक, दो और तीन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ था और बाबर सत्तारूढ़ हुआ? एक और तीन, केवल दो, दो और तीन की एक और दो। तो इसके संदर्भ में जो आप कह सकते हैं कि जो केवल दो जो उत्तर है बी, वो हमारा सही उत्तर है। ठीक, इसके संदर्भ में अगर हम तारीखों के बारे में बात करें तो दादू दयाल का जो कार्यकाल है या फिर जीवन अवधि है 1544 से 1603, गुरु नानक की
1469 से 1539 और त्यागराज की 1767 से 1847 है। इसमें त्यागराज भक्ति मार्ग के कवि और कर्नाटक संगीतज्ञ के महान संगीतज्ञ रहे हैं। लोधी वंश जो है वो मूल रूप से 1526 में पतित हुआ, जिसमें बाबर ने पहले पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित किया। और यदि हम इनका कार्यकाल देखें तो हमें पता चलता है कि उस समय केवल गुरु नानक ही व्यक्ति ऐसे थे जो उसके समकालीन थे। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा गुरु नानक, केवल 2, बी हमारा आंसर होगा। अब ये तीनों क्वेश्चन संबंधित हैं हमारे आज के पेज नंबर 10 में दिए गए आर्टिकल से, जिसमें विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है जिसे 1921 में स्थापित किया गया था, उसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और इसी के संदर्भ में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 दिसंबर को इसमें जो शताब्दी समारोह जो प्रारंभ किया गया उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया। इसके संदर्भ में उसे 1921 में स्थापित किया गया था, जिसे प्रारंभ में टैगोर की शिक्षण पद्धति के आधार पर चलाया गया। बाद में इसमें समय में कुछ परिवर्तन किए गए जो आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुरूप थे। अब इस आर्टिकल में जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने न केवल गुरुदेव के शिक्षा संबंधी मतों की चर्चा की, साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि किस प्रकार से भक्ति आंदोलन के बहुत सारे जो सिद्धांत हैं, जिसमें प्रेम से रहना और शिक्षा को जो है स्थानीय भाषा में दिए जाने पर बल, ये सारी बातों को विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा भी अपनाया गया है, जो काफ़ी प्रशंसा का विषय है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, वोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। वोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी भारत में वोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र वोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के लिए एक स्वायत्त जिला परिषद है, जिसकी स्थापना फरवरी 2003 में की गई थी। बीटीसी में 4 सन्निहित जिले शामिल हैं: कोकराझार, बक्सा, उदलगिरी, चिरांग। केवल एक, केवल दो, एक और दो कि ना तो एक ना ही दो। तो बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा सी, एक और दो। तो आज जो है इसके संदर्भ में खबर आई है क्योंकि बोडोलैंड जो है लगातार चर्चों में बना हुआ है वहां पे होने वाले चुनावों के चलते। जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है उसमें 4 जिले शामिल हैं: कोकराझार, बुक्सा, बक्सा, उदालगिरी, चिरांग, जो 7 मौजूदा जिलों से मिलकर बना है: कोकराझार, बोगईगांव, बारपेटा, नलबाड़ी, कामरूप, दारंग और सोनितपुर। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 8000 वर्ग किलोमीटर है, जो असम की कुल भूमि 78000 वर्ग किलोमीटर का 11% है। इसमें बहुत सारे संरक्षित आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं और इसकी स्थापना भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत की गई थी। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगिरी, यह जो है इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर अधिनिर्णय करता है। एनसीएलटी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की धारा 61 के तहत एनसीएलटीज द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनसीएलटी और एनसीएलटी के संदर्भ में दोनों कथन जो हैं सही हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा सी। एनसीएलटी, जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहा जाता है, वो एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर अपना न्याय निर्णय करता है। इसके कुल मिलाकर 11 बेंच हैं, जिसमें दिल्ली में 2 हैं और एक अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कलकत्ता और बम्बई में है। मुख्य रूप से जब 2016 में भारत सरकार द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता बनाया गया तो दिवाला समाधान मामलों के निर्णय के लिए 2 न्यायाधिकरणों का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनियों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के मामले देखता है। वहीं दूसरी ओर डीआरटी ऋण वसूली न्यायाधिकरण डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल व्यक्तियों और साझेदारी फर्म्स के मामले देखता है। वहीं दूसरी ओर नेशनल कंपनी
लॉ अपीलीय प्राधिकरण जो है उसको कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत गठित किया गया, जो एनसीएलटी के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। साथ ही साथ इसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ भी अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण बनाया गया है, धारा 202 और आईबीसी की धारा 211 के तहत। इसके अलावा एनसीएलटी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा पारित किसी भी निर्णय या निर्णय के खिलाफ अपील को सुनने और उसका निपटान करने के लिए भी अपीलीय न्यायाधिकरण है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो है आज इसके संदर्भ में खबर आई है, जिसके चलते एनसीएलटी जो है काफ़ी चर्चा में है। एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं 2020 का। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उप प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जो कठिन मैदान में अच्छी तरह से पनपता है और विशेष रूप से घास पक्षी है? कान्हा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कि ताल छप्पर वन्यजीव अभ्यारण्य? तो इसका उत्तर है हमारा ए, कान्हा नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगर हम बाकी की बात करें तो मानस असम में है, मुदुमलाई तमिलनाडु में है और ताल छप्पर हमारा राजस्थान में है। कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत को वोडाफोन और केन एनर्जी मामले में यह सीख लेने की आवश्यकता है कि हमें न केवल नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए, अपितु कर लगाने के लिए पूर्वव्यापी कानूनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, ईरान अमेरिका तनाव की पृष्ठभूमि में ईरान को न केवल इराक में अपनी निकटता पर लगाम लगाना चाहिए, अपितु बिडेन प्रशासन को कूटनीति को फिर से चलाने की अनुमति देनी चाहिए। चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो आज की परिचर्चा के आधार पर दोनों क्वेश्चन जो हैं आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के हमारे इस इनिशिएटिव के तहत हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संकल्पनाओं और तथ्यों की चर्चा आपके साथ कर सकें। यदि आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। आपको फिर से क्रिसमस की बधाइयाँ। थैंक यू टू ऑल।